पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में मैं नीलम अलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस पत्रिका में आपके लिए है कुछ खास। आज हम बेहद आम भाषा में बेहद आम सवालों के साथ बिजनेस को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, इनका स्वागत करते हैं। श्री रवि शर्मा आज हमारे साथ हैं, जो कि डीन है एशियन एजुकेशन ग्रुप नोएडा से, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेल के। रवि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि हमने अभी कहा कि बेहद आम भाषा में हम बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बिजनेस कहते हैं तो एक बहुत ही जटिल सी दुनिया हमारे सामने आती है, जिसमें कि बहुत सारा लाभ भी है तो हानि भी है, और साथ ही बहुत सारा हिसाब किताब उसमें है। ये बताइए कि जब भी कोई बच्चा अपने मन में ये विचार लेकर आता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो एकदम उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सबसे पहला कदम, पहली सोच उसकी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं ऐसे मानता हूँ कि बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है जी। सबसे पहले उसके पास एक बड़ा ही फर्म माइंड होना चाहिए कि मुझे करना है। क्योंकि समस्या क्या आती है कि लोग करना चाहते हैं, बट जिस मुकाम पे आके उनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। बाद में उनको लगता है कि शायद हम और उसके प्रति काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक ऐसा बिजनेस करें जो कि आपके एक एंड कंज्यूमर की नीड हो। ऐसा ना हो कि वो उसके बिना सरवाइव कर सकता है जी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है। आप एक नॉर्मल मोबाइल फोन ले रहे हैं, एक एप्पल का मोबाइल फोन ले रहे हैं जी। अब मोबाइल फोन की जरूरत है हर एक को, तो हमें एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि वो जो मोबाइल सिस्टम है, आपके मोबाइल फोन जो आप एक कंज्यूमर लेना चाह रहे हैं, उससे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब वो अलग बात है कि किसी को एक ब्रांड कॉन्शियस है तो वो एप्पल में जाएगा, किसमें जाएगा, तो नीड शुड बी देयर, मतलब उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। जब एक कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते हो तो उसको एक ऐसा फील आना चाहिए कि ये मुझे लेना ही पड़ेगा और इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये दूसरी चीज मैं कहूंगा। तीसरा है कि जो एक जर्नी होती है एक आइडिया से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक की, वो बड़ी क्रिटिकल जर्नी है। आइडियाज हम सबके पास हैं, सबके बहुत अच्छे आइडियाज हैं, बट सफलता उस पर डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जी। उसमें सबसे पहले आता है कि आप अपना प्रोडक्ट को किस तरह से अपने कंज्यूमर के पास पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि वो कस्टमर के पास पहुंचेगा तभी कस्टमर उसको खरीदेगा। प्लस एक जो नया सिस्टम है आजकल बिजनेस का, वो ये है कि आपको एक कस्टमर को एक कन्वीनियंस देनी है, इन द सेंस कि वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जांच कर सके, अच्छे तरीके से समझ सके, तभी वो आपके प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करेगा जी। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना कन्वीनियंस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस बिजनेस को सक्सेस, क्योंकि बिजनेस तो चला गया, अब वो कस्टमर आपके पास कितनी बार वापस आ रहा है वो भी जरूरी है जी। क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेच दिया, वहां से कहानी खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। अब बिजनेस को ग्रो करने में ऑब्वियसली प्रोडक्ट कई बार बिकना चाहिए, मल्टीपल लोग उसको खरीदे, तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपके प्रोडक्ट की अच्छी तारीफ हो रही हो, आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा हो, जिससे कि आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है। अदरवाइज क्या होगा कि वो कहानी बन जाएगी कि हर दिन कुआं खोदो, हर दिन पानी निकालो, बट ऐसी कहानी चलती नहीं है ज्यादा जी। सबसे लास्ट चीज मैं कहूंगा कि अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करो। आज की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिसमें वो आपको पैसा देती हैं, और पैसा फेज में मिलता है आपको। जनरली बिजनेसेस कहाँ पे फेल हो रहे हैं, और बड़े ब्रांड्स, वो ऐसे ब्रांड है कि जब उनके पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया, उनके पास रिस्पॉन्स भी आया, बट वो 3 बेसिक चीजों में फेल हो गए। पहली चीज थी कि वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सही टाइम पे दे नहीं पाए, या प्रोडक्ट जैसा उन्होंने कमिट किया था वैसा था नहीं, या तीसरा जब कस्टमर को प्रोडक्ट मिला और उसको कोई दिक्कत आई तो उसको किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, तो वो कोलैप्स हो गया। तो अपने फाइनेंसेस को ठीक से खर्च करना, सही तरीके से खर्च करना, और आपको किस वर्टिकल को सबसे स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि पैसा हर एक में लगेगा जी। जनरली बिजनेसेस सोचते हैं कि मार्केटिंग में लगाओ, कस्टमर लेके आओ और कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता। और यही लर्निंग हमारी पैंडेमिक से भी रही है जी। तो आज के डेट में क्या हुआ है कि इंडस्ट्री में एक प्रोफाइल है ऑपरेशंस का, बैकएंड का, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो गई है, क्योंकि अब कंपनीज बोल रही हैं कि सिर्फ एक बार बिजनेस आना जरूरी नहीं है, वो सस्टेन भी करे जी, जिससे कि ऑटोमेटिकली कस्टमर आए, रिपीटेड तरीके से प्रोडक्ट खरीदे, एक अच्छा फीडबैक हो, 10 लोगों से बात करे तो और कस्टमर आए। तो एक कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना बड़ा जरूरी है। उसमें आपको प्रॉपर CRM बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपनीज कर भी रही है। और आप देखेंगे जितनी भी अच्छी कंपनीज है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनीज है या आपकी FMCG कंपनीज है, आप किसी की बात कर लीजिए, वो सिर्फ आपको सामान नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं जी। आपका एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर आपका अच्छा है,
अब वो 10 लोगों के पास जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कंपनी को 10 कस्टमर का फायदा होता है जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। यूज करते हैं कस्टमर तो आगे बात भी करते हैं, और इसीलिए शायद कहा भी जाता है इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग आइडियाज हैपन। मैं वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा था, जो विचार आपके मन में है। अच्छा, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 2 तरह से सीखा जाता है। पहले कि जिन घरों में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो दादाजी से पिताजी ने सीखा, पिताजी से फिर बेटे ने सीखा, और आगे वो अपनी संतान को सिखा रहे हैं। तो इस तरह से बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी हैंड ओवर करते जाते हैं। तो उसके साथ में वो मार्केट क्रेडिबिलिटी भी हैंड ओवर होती है और कस्टमर बेस भी हैंड ओवर होता है। एक नया तरीका है बिजनेस स्कूल का। तो बिजनेस स्कूल जो है वो आजकल कितने कारगर हैं ये बिजनेस माइंडसेट तैयार करने में और सही मार्गदर्शन देने में? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बिजनेस चलता आ रहा है वो अभी भी चल रहा है जी। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्केल पे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, एक बिजनेस वो भी है कि आपकी एक जगह पे दुकान है जी। पहले आपके दादाजी थे, फिर आपके पिताजी, फिर हो सकता है आप भी उस पे आओ। एक ये मॉडल है। अब आप जब उसको स्केल अप की बात करते हो, यहाँ पे बिजनेस स्कूल का रोल है जो वो अदा करते हैं। अब स्केल अप का मतलब ये हुआ कि आपने एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप कर दिया जहाँ पे एक दुकान से आपके ऑल ओवर इंडिया में या कहीं अच्छा चला तो बाहर भी आप उनके फ्रेंचाइजी शोरूम्स खोल सकते हैं। ठीक है, जो बड़े ब्रांड्स कर भी रहे हैं। ठीक है, वो हम सारे बड़े ब्रांड जानते हैं, इनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं हर जगह। वो तो उन्होंने भी स्टार्टिंग एक से ही की थी, अब उनके मल्टीपल हैं। तो स्केल अप के लिए बिजनेस स्कूल्स एक अच्छा बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं। वो प्लेटफॉर्म किस तरह का होता है कि अब आप स्केल अप करना तो चाहते ही हो, तो अब स्केल अप में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम क्या है जी। मुझे एक शहर में ही अगर 10 शोरूम अपने ओपन करने हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग परमिशंस भी होती हैं, कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमें लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा अब आपको क्या करना है कि आपको एक यूनिक सेटअप प्रिपेयर करना है अपने सारे बिजनेस मॉडल के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक फ्रेंचाइजी जो होती है उसका लुक एंड फील एक ही होता है जी, जिससे आप एक अपने बिजनेस की यूनिकनेस को खत्म नहीं करते हो। नहीं तो क्या होगा कि आपने अगर किसी को अपनी फ्रेंचाइजी दी तो वो किसी और तरीके से कर रहा है, मैं किसी और तरीके से करूंगा, आप किसी और तरीके से करोगे। तो यूनिकनेस फॉलो करने के लिए हमें अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग पे काम करना बहुत जरूरी है जी। उस बिजनेस का पोर्ट्रेयल कैसे जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बिजनेस स्कूल की बात करता हूँ तो हम बच्चे को क्या करते हैं कि हम उसको पूरा 2 साल का प्रोग्राम रन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा आया तो उसने अपना एक आइडिया दिया कि मैं इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को भी प्रेजेंट करते हैं कि मैं इसको स्केल अप करना चाहता हूँ जी। अब उसमें हम सबसे पहले उसको सिखाते हैं स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका प्लानिंग भी आ गया, आप स्केल करना चाहते हो, कितना बड़ा स्केल करना चाहते हो, आपको 100 फ्रेंचाइजी खोलनी है, 200 करनी है, 1000 खोलनी, क्योंकि हर एक नंबर पे आपका एफर्ट, आपकी प्लानिंग मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 के लिए कम चाहिए होगा, 1000 के लिए ज्यादा चाहिए होगा ऑब्वियसली। फिर एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में होती है कि आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करोगे। यही चैलेंज है सारे बिजनेसेस का कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पैसा है, बट अल्टीमेटली क्या आपके पास लाइक माइंडेड लोग हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं फाउंडर मैनेजमेंट, मतलब कि ऑब्वियसली एक आदमी कर सकता है बट 2 लोग अच्छे से ज्यादा कर सकते हैं। तो आप एक अपना यूनिक फाउंडर कैसे चूज करोगे। जैसे आप और मैं कोई बिजनेस करना चाहते हो, हमारे पास एक कॉमन आइडिया है, बट क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं? क्योंकि जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम शायद उस बिजनेस को सेम विजन से रन नहीं कर सकते। पहली चीज हम ये करते हैं। फिर दूसरे हम करते हैं कि हम बच्चों को ही सिखाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे कुछ टाई अप्स हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और कुछ हमारे कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट करते हैं जो कि स्केल अप ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर अपने स्टार्टिंग मोड में थे, बहुत जल्दी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, तो उनकी लर्निंग से भी लर्निंग और री लर्निंग बहुत कुछ आके उनको सिखाई जाती है। वर्कशॉप्स होती है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो मैं कहना चाहता कि फाइनेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फंड्स को किस रिसोर्स में कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आपका स्केल अप रुक जाएगा जी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी ओपन करना सफिशिएंट नहीं है, वो सस्टेन भी करनी चाहिए ना। अगर कोई आपकी फ्रेंचाइजी खरीद रहा है तो वो आपको एक रॉयल्टी का अमाउंट देगा, बट वो तभी आपको दे पाएगा जब उसकी फ्रेंचाइजी जो किसी ने ली आपको रॉयल्टी पे कर रहा है, वो तभी करेगा जब आप उसको वैसा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हो कि वो आपका पूरा बिजनेस रन करे जी। एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको? जी जी जरूर। तो जो आप ईटिंग आउटलेट्स देखते हो, प्रोमिनेंट ईटिंग आउटलेट्स, तो उसमें आप देखो कि उनका मेन्यू, उनका टेस्ट, उनका कटलरी, उनका एम्बियंस, उनका कलर स्कीम सब कुछ सेम है। तो क्या हो रहा है कि एक कस्टमर को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहा है एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया जी। एक रिश्ता महसूस होता है, कहीं भी जाएंगे तो लगता है कि इस जगह को हम जानते हैं। अब आप इमेजिन करो कि आप एक ईटिंग आउटलेट में गए दिल्ली में, और एक में गए नोएडा में, एक में गए आप लेट्स से फरीदाबाद में, सेम ईटिंग आउटलेट बट आपको अलग एक्सपीरियंस है, कहीं पे टेस्ट अच्छा, कहीं पे एक बड़ा। तो ये बिजनेस यूनिकनेस लाना बहुत जरूरी है। इसको हम स्केल अप करते हैं। अब अगर आप स्केल अप ना भी करना चाहो, मैं आपके पहले क्वेश्चन के लेटर पार्ट में आता हूँ। एक तो वैसा बिजनेस है जो कि आपको पुश्तैनी है, आपको उसको ग्रो करना है। एक है आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है।
अब यहाँ पे अगेन वो ये कि सबसे पहले आपको एक नीड एनालिसिस करना पड़ेगा कि आवश्यकता है कि नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पायलट रन। अब आपको एक अच्छा सैंपल साइज पे काम करना बड़ा जरूरी है कि आपने एक प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस की है अगर इंडस्ट्री में एक अपने कस्टमर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्ट कस्टमर कौन है, योर फर्स्ट हैंड कस्टमर जी। फिर उस कस्टमर की कितनी % नीड वो मीट हो रही है। जब तक एक कस्टमर को आवश्यकता नहीं होगी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ चीजें खरीदते हैं आउट ऑफ आवर पैशन और या अपने शौक के लिए खरीदें कि चलो ये ले लेते हैं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो हमें ये ऐसा देखना चाहिए कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है कम से कम 80% एक ऐसी रिक्वायरमेंट को पूरी करे कस्टमर की जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता जी। तभी उस कस्टमर को आपके उस प्रोडक्ट को लेने की लत लगती है और वो बार बार उसको खरीदता है, उसको यूज करता है जी। तो सबसे पहले एक कॉन्क्रीट आइडिया कैसे बनाना है, एक बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नीड एनालिसिस हमें करना बड़ा जरूरी है, आवश्यकता है कि नहीं है जी। फिर हम उसको किस पर्टिकुलर से, क्योंकि आप सारी मार्केट में एकदम से नहीं जा सकते जी। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कौन सी है। मार्केट का मेरा कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्ट कस्टमर कौन सा है जो सबसे पहले उसको ऑप्ट करेगा, किस एज ग्रुप का प्रोडक्ट है वो, कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना बेनिफिट उसको मिल रहा है। फिर हम किस तरह से एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं। उसके बाद में हम कैसे ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर उसको फील कर पा रहा है, और उसके बाद में फील करने के बाद में प्रोडक्ट आपका बिक गया, कस्टमर ने ले लिया, उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर किसी कस्टमर के आपके प्रोडक्ट से खुश है वो, तब भी हम एक बच्चे को बिजनेस मॉडल ये भी सिखाते हैं पोस्ट फीडबैक जी, कि आपने कर्टेसी कॉल करके पूछ लिया कि प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि दिस गिव्स अ वेरी पर्सनल टच टू अ कस्टमर कि हाँ मैंने कुछ किया और उन्होंने कर्टेसी कॉल करके पूछा, भले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इसमें क्या होता है कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, फिर इसमें रिव्यूज आते हैं आपके, फिर आप वो कस्टमर आपके बारे में और अच्छे से बात करेगा, रेफर करेगा। ये जो बिजनेस का मॉडल है कोई भी हो, चाहे किसी को एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने कोई सर्विस बना दी, या फिर आप किसी को एक वन टाइम एसेट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, पूरी कहानी एक एक्सपीरियंस के ऊपर है। अच्छा लगा तो कस्टमर करेगा, नहीं तो गलत करेगा। और एक ओवरऑल जो एम्बियंस होना चाहिए बिजनेस का वो कभी डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए जी। और वो बिजनेस सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक दोनों होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कस्टमर ही इंपॉर्टेंट है, बट बिजनेस सेंट्रिक होना चाहिए कि आप उस तरह की क्वालिटी से काम करो कि कभी भी आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे ज्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ रहा जी। अच्छा ये बताइए कि अभी AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब लोग बात करते हैं, तो जब हम बिजनेस मॉड्यूल की बात करते हैं भारत में, और जिस बड़ी संख्या में हमारे पास युवा हैं भारत में, तो ऐसे में AI उनके लिए खतरा है या किसी तरह की संभावना है, उनका इससे साथ दे पाएगा AI, कुछ मदद मिलेगी उन्हें? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट्स में हूँ पिछले 18 साल से, और मैंने वो ट्रांजिशन देखा है इंडस्ट्री में। अब AI की कहानी नई नहीं है, ये AI आज से कम 8 से 10 साल पहले आ चुका था, ठीक है। और AI क्या है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे एक आपको बोलता है हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होने वाला है कि AI किसी की नौकरी ले जाएगा। अगर वो लेके जाएगा तो सबसे पहले मेरी लेके जाएगा, क्योंकि इतने सारे आज के प्लेसमेंट पोर्टल्स हैं, वो आपको बोलते हैं कि प्रोफाइल डालो आपको नौकरी मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। हमारा बिजनेस मॉडल कोई भी हो, AI एक एडवांटेज है हमारे लिए, जिसमें आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके काम करने के तरीकों को आसान कर रहा है। तो AI को अगर हम एक एज अ स्किल देखेंगे कि एक नया स्किल है जो हम सीख सकते हैं जी, तो वो आपकी खुद की कॉम्पिटेंसी और आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट को बढ़ा रहा है। तो मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए थ्रेट नहीं है वो, आप एक नई टेक्नोलॉजी को सीखो जी। सीखने से आपका खुद का एडवांसमेंट होगा, आपके खुद के स्किल्स बढ़ेंगे और आपकी खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। आज की डेट में आप देखो कि IT इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे AI बेस्ड डेवलपमेंट हो रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रही हैं। अब आपको वो नहीं आती इसलिए बना नहीं पा रहे हो ना, अब आप सोचो आप इसको सीख लोगे तो आप आराम से बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया देखो तो आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखोगे, लोगों की रील्स देखोगे, कुछ देखोगे, तो वो कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे AI से कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए, कुछ बनाए। तो वो क्या है, वो लोगों ने AI को अपने बेनिफिट में यूज किया है जी। एक ये बिजनेस मॉडल भी है, ये एक स्किल है जो कि आपको एक अच्छी जॉब दे सकता है, जो आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये थ्रेट है अभी तक आपके लिए। आप कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि लोगों की जरूरत ही नहीं है, विच इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि आप ये सोचो ना कि AI पे काम कौन कर रहा है, इंसान ही तो काम कर रहा है जी। AI अपने आप में कुछ नहीं जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दो। आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंसान तो चाहिए। तो AI जिस तरह से हम एडवांस हो रहे हैं अब कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल आ गए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिजनेस के अंदर, तो AI एक टूल है जो कि डेवलप हुआ है, जिसमें वो आपको एक इजीनेस देता है, एक प्रोएक्टिवनेस देता है कि आप चीजों को फास्टर पेस पे कर सकते। आप आने वाले समय का कैसे आकलन करेंगे? सर्विस बेस्ड ज्यादा बिजनेस रहने वाला है भारत में या प्रोडक्ट बेस्ड? भारत ना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है जी।
प्रोडक्ट बेस अब वो होना शुरू हुआ है। जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब इंडिया में लगने लगी हैं और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में लगने लगी हैं, हम सर्विस बेस्ड ही हैं। और जब तक कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली ना हो जाए तब तक तो मुझे लगता है कि हम सर्विस बेस्ड ही रहेंगे, राइट। एंड हिंदुस्तान जाना ही इसलिए गया है कि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं और हम लोग एक पोस्ट प्रोडक्ट सपोर्ट देते हैं। अब वो प्रोडक्ट आईटी का भी हो सकता है, प्रोडक्ट एक एफएमसीजी का भी हो सकता है, प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हो सकता है जी। तो सिनेरियो भी तो यही कहता है। अब डिपेंड करेगा कि कितना प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्ट बेस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, किस कैटेगरी में हो रहा है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मासेस है ना, एक्चुअली वो हमारा मासेस जो है वो अभी डिपेंड करता है 3 सेक्टर्स पे। एक सेक्टर है मेरा आईटी सेक्टर का, क्योंकि जिस तरह से आईटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एप्लीकेशंस आ रही हैं, जिस तरह से मोबाइल फोन्स ने बहुत सारी चीजों की जगह ले ली है। अब लोगों को प्रॉब्लम आएगी, लोग उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि एक डेवलपर ने बना दी कोई चीज, पर उसको लोगों को समझाना भी है। तो दिस इज ऑल्सो सर्विस कि आपने लोगों को एक प्रोडक्ट यूज करना सिखाया। आप कोई भी सामान खरीदते हो, आपकी उसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी भी सर्विस ही दे रहे हो। तो सिवाय एफएमसीजी इंडस्ट्री छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम सर्विस सपोर्ट ही तो दे रहे हैं जी। एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर फॉर बीपीओज एंड केपीओज इन इंडिया। आप इतनी इंटरनेशनल कंपनीज है हमारे यहाँ पे, क्या है वो कई सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अब जिन्होंने बाहर की कंपनीज के कस्टमर बेस को एज ए बिजनेस मॉडल यहाँ पे स्टार्ट करा। कई सारी कंपनीज है जो कि यहाँ के कस्टमर से बात नहीं करती, यहाँ के को सर्विस नहीं देती है, वो बाहर के कस्टमर को सर्विस देती है। वो शिफ्ट में काम करते हैं, कोई यूएस शिफ्ट है तो दोपहर 2 बजे से शुरू होती है, कुछ है तो सुबह से शुरू होती है, कोई ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्री के लोगों को, बाहर की कंपनीज को यहाँ से बैठ के सपोर्ट दे रहे हैं जी, और उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, चलते चलते एक सवाल आपसे, अगर ना ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद अब वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस स्कूल कहीं भी वो उन्हें लगता है कि फीस बहुत ज्यादा है या तुरंत काम करने की जरूरत है, परिवार में कुछ ऐसी स्थिति है, उनके लिए क्या सुझाव आपका है? देखिए, सबसे पहले कि अगर कोई करना चाहता है तो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं जी। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कम दर पर एजुकेशन लोन भी देते हैं, और ये स्कीम गवर्नमेंट की भी, और एजुकेशन लोन बहुत ही कम परसेंटेज आज के डेट में लोगों को मुहैया किए जाते हैं। मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि 2 टियरिंग या 3 टियरिंग सिटी से हैं और उनको गवर्नमेंट एजुकेशन लोन देते हैं। तो मतलब आप कुछ करना चाहते हो तो आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत आपको सपोर्ट कर रही है। तो डॉक्टर रवि शर्मा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपने अनुभव से बहुत सारी बातें हमें बताई और बहुत सारे सुझाव हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को, हमारे युवाओं को मिले आपके माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो हमारे श्रोता है, यूथ जो इस समय हमें सुन रहा है, उन्हें हम यही कहेंगे कि कोई सपना अगर आपका है, आप अगर बिजनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या वो सर्विस हो, अगर आप किसी को मुहैया करवाना चाहते हैं तो सपने को सपना ना रहने दे, एक बार उसे साकार करने की कोशिश जरूर करें। आपकी ओर से ये कोशिश आज हमने की, बहुत जरूरी बातें आप तक पहुंचाई और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आपको फायदा जरूर मिलेगा। डॉक्टर रवि शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। उद्योग पत्रिका।